ऐसी घटना जिसमें यात्रियों से भरा जहाज अचानक गायब हो जाता है और इस जहाज को ज़मीन निगल गया या आसमान निगल गया, यह कोई नहीं जानता। यह बात 8 मार्च 2014 की है। मलेशियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट MS-370 रात के 12:42 पर कुआलालंपुर से उड़ान भरती है और अगले 5.5 घंटों में इस फ्लाइट को बीजिंग पहुंचना है। यह फ़्लाइट इस रूट पर आम तौर पर चलती रहती है। इस प्लेन में कुल 239 लोग सवार थे, जिनमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। फ्लाइट के कप्तान जहरी अहमद शाह, जो कि एक अनुभवी पायलट है, जिनको 33 सालों का फ़्लाइट उड़ाने का अनुभव है, और इस फ्लाइट के पायलट हैं फारिक अहमद शाह, जिन्हें फ़्लाइट उड़ाने का 7 सालों का अनुभव है। रात के 1:08 पर यह फ़्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंच जाती है। यह फ़्लाइट ज़मीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है। यह फ़्लाइट अभी भी कुआलालंपुर के ATC के संपर्क में है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और रात के 1:19 पर यह फ़्लाइट वियतनाम के एयर स्पेस में प्रवेश करती है और यह फ़्लाइट वियतनाम के हो चीन ADC के संपर्क में आ जाती है। और फ्लाइट के कैप्टन कुआलालंपुर ATC को गुड नाइट बोलकर आगे बढ़ते हैं और ये फ्लाइट से आने वाली आखिरी शब्द थे। वियतनाम एयर स्पेस में पहुंचने के करीब 2 मिनट बाद यह फ्लाइट कुआलालंपुर से ATC के रडार से गायब हो जाती है। अब कुआलालंपुर ATC के यह एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि यह फ्लाइट उनसे बहुत दूर वियतनाम एयर स्पेस में पहुंच चुकी थी, लेकिन रहस्यमयी तरीके से यह फ़्लाइट वियतनाम की हो चुकी थी। मीना ATC की रडार से गायब हो जाती है। हो ची मिन ATC बार बार इस फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। हो चीन ATC इस गायब हुए प्लेन के बारे में तुरंत कुआलालंपुर ATC को बताते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह फ़्लाइट क्यों, कैसे और कहाँ गायब हो गई, और इस घटना के बाद फ़्लाइट MS-370 बन जाती है इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन की सबसे बड़ी घटना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश ताकर। स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में। सभी को लग रहा है कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से इस फ्लाइट में संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुबह के 6:30 बजे इस फ्लाइट को बीजिंग में लैंड कर जाना था, लेकिन इस फ्लाइट वहां पहुंच नहीं पाती। तुरंत इस फ्लाइट को खोजने के लिए एक सर्च अभियान चालू कर दिया जाता है। जहां पर फ्लाइट से आखिरी बार संपर्क टूटा, उस जगह कई 100 किलोमीटर के दायरे में समुद्र में छानबीन की जाती है। और यह सर्च अभियान इतना बड़ा था कि फ्लाइट को ढूंढने में 7 देशों ने अपने शिप और एयरक्राफ्ट्स को भी सर्च के अभियान में शामिल किया। इस प्लेन को ढूंढते ढूंढते करीब 3 दिनों से भी ज़्यादा का समय गुजर जाता है, लेकिन खोजी दल को इस फ्लाइट का कोई भी सुराग नहीं लग पाता। इस घटना के करीब 4 दिन बाद 12 मार्च 2014 को इस फ्लाइट से संबंधित एक और रहस्य सामने आता है, जिसमें सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल फ्लाइट CVSL रेडार से तो गायब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी मिलिट्री की एक तरफ रेडार से फ्लाइट को ट्रैक कर रही थी। इस फ्लाइट के बारे में मिलिट्री की रडार से मिले डेटा ने सबको चौंका दिया। दरअसल मिलिट्री रडार के डेटा के अनुसार जब यह फ्लाइट वियतनामी एयर स्पेस में पहुंची तो सिविलियन रडार से गायब हुई। उसके बाद इस फ्लाइट ने राइट टर्न लिया और उसके बाद यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की ओर उड़ने लगी। 31 मिनट के बाद जहाज ने पिनोंग शहर को पार करते हुए मलक्का स्ट्रेट की ओर टर्न ले लिया और यह फ्लाइट अंडमान और निकोबार आइलैंड की ओर उड़ने लगी। रात के 2:22 तक मिलिट्री की रडार ने इस जहाज को ट्रैक किया। उसके बाद जहाज मिलिट्री की रडार की पहुंच से दूर निकल गया। अभी तक जिस जगह पर प्लेन को ढूंढा जा रहा था वहां तो कोई प्लेन नहीं था। इस घटना ने एक और नया मोड़ ले लिया। आखिर यह प्लेन गया कहाँ? इस प्लेन को जाना था सीधा, लेकिन इसने यू टर्न क्यों लिया? यह इंडियन ओशन की ओर क्यों पहुंचा? मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद यह प्लेन किधर मुड़ा? सवाल अनेक थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। खोजकर्ताओं के पास एक बड़ी चुनौती थी। इंडियन ओशन के एक बड़े भाग में सर्च अभियान करना स्टार्ट हुआ। जो रेस्क्यू टीम अभी एक प्लेन को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में ढूंढ रही थी, उसने अब इंडियन ओशन के इस भाग में प्लेन को ढूंढना शुरू किया।
कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद इस एरिया में भी प्लेन का कोई भी अता पता नहीं चल पाया। इस प्लेन को गुत्थकी और अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा कि कुछ दिन बाद इस कहानी ने एक और नया मोड़ ले लिया और सबको हैरान कर दिया। अगले कुछ दिनों बाद यह पता चला कि यह प्लेन अपनी यात्रा के दौरान बार बार एक सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल यह बोइंग 777 जहाज़ था जिसमें सैटेलाइट से ऑटोमेटिक कम्युनिकेट करने की तकनीक थी। इस जहाज़ में हर एक घंटे के बाद इन मार्सेल से संपर्क करने की कोशिश। इस सैटेलाइट डेटा को डिकोड करने के बाद यह पता चला कि जब यह जहाज़ मिलिट्री रडार से गायब हुआ उसके बाद इसने एक और टर्न ले लिया और अगले 5 घंटों तक इसी दिशा में लगातार चलता रहा, इंडियन ओशन के ऊपर उड़ता रहा। इस प्लेन ने सुबह 8:29 पर आखिरी बार सैटेलाइट से संपर्क बनाने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेटर्स ने सैटेलाइट्स के कॉम्प्लेक्स को डेटा एनालाइज किया तो जहाज की स्पीड और उसके मौजूद फ्यूल से जहाज की मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर वेस्ट इंडियन ओशन के इस कर्व एरिया में जहाज के होने की आशंका जताई। और इसके बाद शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन और एक बड़े स्तर पर समुद्र के इस भाग की तहकीकात शुरू होती है। लेकिन इस जहाज का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर अप्रैल 2014 के बाद समुद्र के ऊपर चलने वाले सर्च ऑपरेशन को बंद कर दी। पोषण सर्च को चालू किया जिसमें आधुनिक तकनीक से समुद्र के नीचे मैपिंग की गई जहाज को सालों तक ढूंढा जाता। यह सर्च ऑपरेशन दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था। लगातार 3 सालों तक इसी जहाज की खोजबीन चलती रही जिसमें $160 मिलियन का खर्चा आया। लेकिन इस जहाज का कोई अता पता नहीं चला और 3 सालों के बाद सर्च ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। हालांकि इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चल पाया, लेकिन इस प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद मेडागास्कर के एक आइलैंड पर इस जहाज का एक टुकड़ा मिला जो समुद्र की लहरों के साथ इस आइलैंड पर पहुंच गया। जहाज का फ्लैप रोन था। प्लेन का वो ऐसा था जो लैंडिंग के समय काम आता है। जब इस फ्लैप रोम पर रिसर्च की गई तो इस जहाज के एक खौफनाक मंजर से पर्दा उठता है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि एक जहाज समुद्र में क्रैश हुआ तो अपनी नोच के बल पानी से टकराया, जिससे यह मानना जाने लगा कि फ़्लाइट 370 जानबूझकर क्रैश कराया गया। आखिर फ्लाइट को क्रैश क्यों कराया होगा और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इसके छानबीन की मलेशियन पुलिस ने तहकीकात की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस फ्लाइट से संबंधित कई और राज निकलकर सामने आए जिसने सबको चौंका दिया। पहले तो यह माना जा रहा था कि फ़्लाइट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी जिससे प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर गया। इस वजह से जहाज के कप्तान ने प्लेन को यू टर्न लेकर वापस मलेशिया में इमरजेंसी लैंड कराने की सोची होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि फिर प्लेन मलेशिया से में लैंड क्यों नहीं हुआ। तो इसके जवाब में यह माना जाने लगा कि हो सकता है कि किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पायलट ने केबिन प्रेशर में बदलाव हुआ जिससे केबिन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी। दोनों पायलट बेहोश हो गए होंगे और जिसकी वजह से फ्लाइट ऑटो पायलट मोड पर चली गई होगी, जिस वजह से वह मलेशिया में लैंड नहीं कर पाए। लेकिन इसमें काउंटर के एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जब जहाज ने पिनोंग को पार किया उसके बाद फ्लाइट ने एक शार्प टर्न लिया। एक्सपर्ट्स की माने तो कोई भी जहाज ऑटो पायलट पर इतना शार्प टर्न नहीं ले सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि पायलट ने जानबूझकर फ्लाइट को टर्न कराया होगा। फ्लाइट में कोई तभी तकनीकी खराबी नहीं आई थी। शायद ऐसा माना जाने लगा कि फ़्लाइट MS-370 को किसी ने हाईजैक कर लिया होगा। हाईजैक के फ़्लाइट को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे और इसके लिए पैसेंजर्स के बैकग्राउंड को चेक किया गया तो पता चला कि 2 लोग ऐसे थे जो फेक पासवर्ड के साथ ट्रैवल कर रहे थे, जिसने यह माना जाने लगा कि हो सकता है कि इन्होंने फ़्लाइट का हाईजैक किया होगा। लेकिन जब दोनों पैसेंजर्स के बैकग्राउंड को चेक किया तो यह पता चला कि इनका किसी आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं। दरअसल ये दोनों चोरी के पासपोर्ट से यूरोप जाकर वहाँ सेटल होना चाहते थे। वैसे भी इस फ्लाइट को हाईजैक करने का आतंक फैलाना एक मकसद था। तो फिर आतंकवादी इस फ्लाइट को समुद्र में क्रैश करवाने की बजाय किसी शहर पर भी क्रैश करवा सकते थे और उन्होंने सरकार से अपनी डिमांड भी नहीं रखी। इस वजह से इस हाईजैक वाली थ्योरी को भी नकार दिया गया। तो फिर फ्लाइट MS-370 के पीछे किसकी साजिश थी?
इसके एक मलेशियन पुलिस ने दोनों पायलट के बारे में तहकीकात की तो फ्लाइट के कैप्टन जारी अहमद शाह के घर पर एक फ़्लाइट सिमुलेटर मिला। दरअसल फ़्लाइट सिमुलेटर एक ऐसी मशीन होती है जिसकी मदद से पायलट एक रियल प्लेन को उड़ाने का अनुभव करते हैं। किसी पायलट के घर पर एक फ़्लाइट सिमुलेटर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह थी कि उस फ्लाइट सिमुलेटर में जो पाथ ड्रॉ किया गया, उसमें जो कोऑर्डिनेट डाले गए थे, वह इत्तेफाक से फ़्लाइट MS-370 के रूट से लगभग मेल खा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिस रूट से MS-370 फ्लाइट गुजरी थी, उस रूट से फ़्लाइट उड़ाने का प्रैक्टिस कैप्टन जारी अहमद शाह अपने फ़्लाइट सिमुलेटर से कर रहे थे। इस वाक़या ने जहाज़ के कप्तान को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। अब इस सवाल ये आता है कि क्या वास्तव में जहाज़ का कप्तान एक ही शख्स था जिसने फ़्लाइट MS-370 को गायब करने का षड्यंत्र रचा? तो इसके लिए इस पूरी घटना को एक बार फिर से गौर से देखना होगा कि कैसे फ़्लाइट को गायब किया गया होगा। दरअसल कुछ लोग ऐसा हुआ कि प्लेन के टेक ऑफ करने के 42 मिनट बाद जब प्लेन वियतनाम एयर स्पेस में प्रवेश किया होगा, तब मलेशियन ATC ने प्लेन को वियतनाम ATC को हेडक्वार्टर प्लेन के साथ संपर्क नहीं बना पाते। तभी ऐसा हो सकता है जब प्लेन का ट्रांसपॉन्डर या ख़राब हो गया हो या उसको जानबूझकर बंद कर दिया हो। दरअसल ट्रांसपॉन्डर एक ऐसी मशीन डिवाइस होती है जिसके द्वारा प्लेन ग्राउंड पर मौजूद ATC से संपर्क बना पाते हैं और अपनी एक्चुअल लोकेशन के बारे में ATC को बताते रहते हैं। चलो ट्रांसपॉन्डर बंद हुआ एक अलग बात थी, लेकिन MS-370 एक आधुनिक जहाज था जिसमें ATC से संपर्क बनाने के लिए 4 से भी ज़्यादा तरीके थे और अन्य कम्युनिकेशन डिवाइसेस एक साथ ख़राब हो जाए, ऐसा एविएशन के इतिहास में कभी तक नहीं हुआ। मतलब साफ था कि सभी कम्युनिकेशन डिवाइस को जानबूझकर बंद किया गया होगा। अगर प्लेन में कोई तकनीकी खराबी होती तो प्लेन यू टर्न लेने के बाद लैंड क्यों नहीं किया? पायलट ने प्लेन को थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर से गुजारा, जो कि इत्तेफाक था। इससे थाईलैंड की ATC को यह लगे कि प्लेन मलेशियन ATC के संपर्क में और मलेशियन ATC को यह लगे कि प्लेन थाईलैंड ATC के संपर्क में है। इस रूट से जाने का मतलब साफ था कि पायलट ये नहीं चाहता कि प्लेन की लोकेशन को ट्रैक कर पाए। प्लेन छुपते छुपाते मलक्का स्ट्रेट में पहुंचकर यू टर्न लेता और यह दर्शाता कि इतनी एक्यूरेसी से प्लेन का केवल एक अनुभवी पायलट ही उड़ा सकता है, वह भी बिना ATC की सहायता के लिए। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि प्लेन में 2 पायलट थे, तो क्या दूसरे पायलट ने जहाज के कप्तान को ऐसा करने के लिए रोका नहीं होगा? तो इसका जवाब है कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो दोनों पायलट प्लेन के हाई एल्टीट्यूड के तक पहुंचने में बिजी रहते हैं। उसके बाद प्लेन क्रूज मोड में जब पहुंच जाता है तो उसके बाद पायलट को खाली वक्त मिल जाता है। इस खाली वक्त में पायलट कॉकपिट के बाहर चाय कॉफ़ी पीने के लिए चला गया होगा। इतने में कैप्टन कॉकपिट के डोर को बंद कर दिया होगा और कॉकपिट का डोर इतना सिक्योर होता है कि उसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है। कॉकपिट से प्लेन के अंदर ऑक्सीजन को कम या ज़्यादा करने पर ऑप्शन होता है। अगर कैप्टन ने प्लेन के अंदर ऑक्सीजन के फ्लो को कम कर दिया होगा तो इसमें यात्रियों का दम घुटने लगा होगा, जिससे वह अपनी कॉन्शसनेस खोने लगे होंगे। पायलट प्लेन को छुपते छुपाते समुद्र के वीरान हिस्से में ले गया होगा, जहां पर वह प्लेन क्रैश करा सकता था। हालांकि प्लेन को पानी में लैंड कराया जा सकता और ऐसा इतिहास में कई बार किया जा सका है, लेकिन इसके लिए प्लेन को हॉरिजॉन्टली लैंड कराना होगा। लेकिन MS-370 को वर्टिकल नोच के बल पानी में क्रैश कराया गया था, जो पायलट को इस घटना में शक के दायरे में खड़ा कर देता है। हालांकि एक थ्योरी है कि प्लेन को जहाज के कप्तान ने क्रैश कराया होगा, क्योंकि इस प्लेन के साथ होने वाले इंसिडेंट्स कैप्टन जारी अहमद शाह की ओर इशारा करते हैं। लेकिन यह सच है क्या है कि अभी भी एक रहस्य है। हालांकि कुछ लोग यह मानते हैं कि जारी अहमद शाह कुछ दिनों से अपने घरेलू मतभेदों की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे। इस वजह से उन्होंने सुसाइड करने के लिए पूरी प्लेन को ही क्रैश करवा दिया। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है यह अभी कोई नहीं जानता, लेकिन सच तो यह है कि MS-370 के साथ 239 लोग गायब हुए थे, जिनका आज तक कोई भी पता नहीं। MS-370 की तरह एंडीज पर्वतमालाओं में एक रूह कपा देने वाली घटना घटी, जिसमें यात्रियों से भरा जहाज पहाड़ की एक वीरान चोटी
प्रवेश हुआ। -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में जिंदा बचे लोगों ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक ही चारा था, अपने परिवारजनों का मांस खाना। ये वीडियो मैंने बना रखा है फ्रेंड्स, आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास ज़रूर पहुँचे।